अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु सल्लल्लाहु अलैहि रसूलिल करीम। जी अभी पीछे हमने जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह सीखा है कि हमारे पास किस तरह आप जो है वो देख सकते हैं। एक रिसर्च पेपर को हमने बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ना शुरू किया, अब्स्ट्रैक्ट से। लेकिन आपने इसमें नोट किया होगा कि हमारे पास जो है वो भी हमने अब्स्ट्रैक्ट पढ़ा है, अभी टेबल में इंफॉर्मेशन हमने ट्रांसफ़र करनी है। तो अगला स्टेप है, ये तो एक रिव्यू पेपर था, इसमें कोई टेक्निकल रिजल्ट्स वगैरह नहीं थे। फिर भी इसको हम थोड़ा सा मज़ीद जाकर पढ़ते हैं। हमें इंट्रोडक्शन पढ़ने की इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इंट्रोडक्शन हमने काफ़ी डिटेल से पढ़ लिया है। इसकी तस्वीरें आप अपने इंटरेस्ट के लिए एक दफ़ा देख सकते हैं कि किस तरह जो है ना वो कंपोनेंट्स जो है ना वो एम्बेड किए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स जो है ना वो किस तरह जो है ना वो चीज़ें होती हैं। और फिर आप देख सकते हैं, इसको अपने इंटरेस्ट के लिए पढ़ें, वेरी इंटरेस्टिंग पेपर। तो इसके अलावा जो है वो ये दिया हुआ है प्रोजेक्ट टाइटल, ये जो प्रोजेक्ट किया गया 2002 से 2005 में, और ये प्रोजेक्ट करता क्या था। तो ये बड़ी खूबसूरत समरी है टेबल की स्मार्ट टेक्सटाइल प्रोजेक्ट्स जो किए गए हैं। तो आप इस प्रोजेक्ट से जो है ना वो बता सकते हैं कि ये पायनियरिंग रिसर्च हुई है डेवलप करने के लिए, टेस्ट करने के लिए कंफर्टेबल स्मार्ट फैब्रिक्स फॉर बायोलॉजिकल मोनीटर्स। आप यहाँ से जाकर ये पेपर अपने इंटरेस्ट के लिए पढ़ सकते हैं। ठीक है, इस तरह ये सारा टेबल है। इसको आप बस जस्ट आपको पता होना चाहिए ये टेबल किस मकसद के लिए। इसको कहते हैं स्कीमिंग। पढ़ना नहीं है आपने, बस एक पहला पढ़ लिया और आपको अंदाज़ा हो गया ये डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या, इस कॉलम में क्या, इस कॉलम। अगर 4 कॉलम हो तो चारों कॉलम में क्या क्या दिया गया बस आपको पता हो। ठीक है, हर एक को लफ्ज़ ब लफ्ज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं। ठीक है जी, इस असाइनमेंट के लिए। लेकिन कुछ असाइनमेंट अगर आपकी इस तरह की हो कि आपने टोटली उसका पोस्टमार्टम करना हो, पेपर का एक एक लफ्ज़ चीज़ निकाल कर आपने अपनी डोमेन डिसाइड करनी हो, फिर उसके लिए वो नेक्स्ट असाइनमेंट है, वो इंशाल्लाह बाद में सिखाएंगे। उसके बाद आपने कुछ टेक्निक्स इन्होंने तरीक़ेकार क्या किया है, मेथोडोलॉजी क्या यूज़ की है। ये कॉमन सेंस है। इन्होंने पेपर जो है ना वो डाउनलोड किए हैं और उन पेपर को पढ़ा है, उसकी टेक्निक्स अलग कर ली हैं जी, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हम कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन अलग कर लिए हैं, टेक्निक्स मेथड्स अलग कर लिए हैं, और उसके बाद जो है वो उनको जो है वो उनके रिज़ल्ट्स अलग डिस्कस किए हुए हैं, और फिर उनमें एडवांटेजेस और उनके डिसएडवांटेजेस को कंपेयर किया हुआ है। जो फैक्टर्स हैं उन फैक्टर्स के ऊपर जो हमने एब्स्ट्रैक्ट में देखे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है ना वो चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं। इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल मोनो फिलामेंट्स फाइबर्स, ये कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस की हैं। डू नॉट रीड इट, लीव इट। ठीक है, तो जस्ट लीव इट। अच्छा जी, अब हम चलते हैं ज़रा लास्ट में रिलेटेड वर्क, लीव इट। जस्ट मैंने इसको सबको स्किप कर दिया। तो ये कंक्लूजन, ये हमारा टारगेट है कि टेक्सटाइल रिप्रेजेंट एन अट्रैक्टिव क्लास ऑफ सब्ट्रैक्ट्स फॉर रियलाइजिंग द वेरिएबल बायोसेंसर। ये पहली लाइन ज़रा गौर करें। टेक्सटाइल्स रिप्रेजेंट एन अट्रैक्टिव क्लास ऑफ सब स्टेट्स फॉर रियलाइजिंग वेरिएबल बायोसेंसर। ये तुमने पहली स्टेटमेंट दी हमने, पहली चीज़ ये कंक्लूड की है। दूसरी चीज़ क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक टेक्सटाइल और स्मार्ट टेक्सटाइल डिस्क्राइब द गवर्नेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्सटाइल इनटू फाइब्रिक्स। कि आप टेक्सटाइल और जो है ना वो कपड़ों को, फाइबर्स को मिक्स करके स्मार्ट टेक्सटाइल बनाते हैं। विच आर एबल टू सेंस, कंप्यूट, कम्युनिकेट एंड एक्यूट। तो इसके बाद जो है ना वो अब आगे देखें, एज मैनी डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स कैन बी connected to any clothing, a wearable system becomes more versatile, and the user can change its look depending on the environment changes and individual presence। ये इनका पहला कंक्लूजन है। दूसरा, द विजन ऑफ कंप्यूटिंग डिस्क्राइब द फ्यूचर इलेक्ट्रॉनिक। ये यहाँ से लाइन जो है ना वो आप देख रहे हैं, ये हमने ऑलरेडी ऑब्जेक्ट में डिस्कस कर ली है।
और इस तरह तीसरा जो है ना, ये पैराग्राफ जितने सारे कंक्लूजन होते हैं, ये अगला कंक्लूजन है, ये सारे इनके कंक्लूजन है। तो आप इन कंक्लूजन को समरी के अंदर शो कर सकते हैं। सिर्फ पहली पहली जो लाइन होती है यही कंक्लूजन होता है कि वन परमिशन अप्रोच टू रिड्यूस द इंटेग्रिटी टेक्सटाइल एंड एनहेंस इट्स वेरिएबिलिटी इज टू रिप्लेस पीसीबी फॉर। अब आपको ये पीसीबी क्या है ये डिफाइन करना पड़ेगा जब समरी दे रहे होंगे। फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं जी कि इस रिव्यू के अंदर हम क्या एक्सप्लेन करना चाह रहे थे, हाउ इज़ इट पॉसिबल। तो ये आप इसको जो है ना वो पढ़ें। तो वी कंसीव्ड that this goal can only be achieved by addressing the mechanical resistance and durability। अब ये कोई पीछे बात चल रही है कि करंट एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी, न्यू मटेरियल, नैनो टेक्नोलॉजी और miniaturized electronics are making wearable systems more feasible, but the final key factor for user acceptance of wearable devices is the fit comfort। जी बात हो रही थी कि इस तरह आप जो है वो कंक्लूजन में से चीज़ें निकालते हैं। तो इस तरह आप कुछ रिव्यू होते हैं, उनके रिजल्ट्स भी होते हैं, लेकिन वो ओरिजिनल जो रिसर्च की गई होती हैं उनका कंपैरिजन की बजाय उनके टिपिकल रिजल्ट्स को डिस्कस किया गया। तो बहरहाल रिव्यू का ज़रूरी नहीं है रिजल्ट्स हो, 90% रिव्यूज़ के रिजल्ट्स एज सच नहीं होते, बस उसका कंक्लूजन और कंपैरिजन मौजूद होता है। तो ये ओवरऑल आपने पेपर एक पढ़ लिया है। अब इसमें से बाकी इस टेबल की चीज़ें निकालना है। अगला स्टेप है टेबल को देखते हैं, टेबल में क्या क्या है। तो टेबल में जो टेबल का फॉर्मेट था वो हम यूज़ कर लेते हैं इर्ज़म का। तो आप गौर करें, इसको तो मैं छोटा करूँ, आर्ट कंट्रोल जी। सेकेंड असाइनमेंट्स, एग्जाम की असाइनमेंट्स ये पढ़ेंगे। जी आप लोग देख रहे हैं असल में मेरा बहुत हैवी सॉफ्टवेयर जो है ना वो काम कर रहे हैं बड़े अरसे दराज से, तो मेरे पास टाइम नहीं मिलता चीज़ों को जो है ना वो इसको मैं सी को ठीक करूं। तो बहरहाल अभी मैं इसको मैनेज कर लूँगा। फिर वक्त आप देखें एनेबल एडिटिंग क्लोज जी। अब आप देखें ये यहाँ पर आप जो है ना वो सीरियल नंबर है, टाइटल है, ऑथर है, जर्नल किस में पब्लिश हुआ, कौन से ईयर में पब्लिश हुआ, और इसका इम्पैक्ट फैक्टर और एचईसी और ऑब्जेक्टिव्स इसके क्या थे, और मेथोडोलॉजी क्या थी, रिजल्ट्स क्या थे, और कंक्लूजन क्या है। जी आप गौर करें कि अगर मैं बिलफर्ज इसमें से सीरियल नंबर 1 पेपर का टाइटल तो आपको पता ही, ऑथर भी पता है, जर्नल जो है सेंसर है, ये 2014 है, इम्पैक्ट फैक्टर। तो इसका तरीक़ेकार ये है कि मेरे पास एक डाउनलोड लिस्ट है जो JCR इम्पैक्ट फैक्टर बताती है आपको। तो आप देखें आपके पास वो है कि नहीं है। इम्पैक्ट फैक्टर 2012 और बहरहाल ये मैं अभी मेरे पास पुरानी है, अभी टाइम नहीं है मेरे पास, मैंने और भी काम करने हैं। तो बहरहाल ये इम्पैक्ट फैक्टर जो है ना वो मैं पुराना एक इम्पैक्ट फैक्टर लिस्ट है मेरे पास, तो मैं उसी को ओपन किया है फिल वक्त। सर्च आर्टिकल
सॉरी, क्लोज करंट टैब। जी, PhD breast cancer। आप लोग बोर ना हो रहे हो, द्रूशी पढ़ते रहे उतनी देर। हाँ, थैंक यू वेरी मच। Where is that research articles? Yes, ये है जी जर्नल 2018 की मेरे पास लेटेस्ट, 19 की भी आ चुकी हुई है। जून में जो है ना वो 19 की आएगी, सॉरी 19 की नहीं भी आई। तो मैं सेंसर नाम है इस जर्नल का, आप देख सकते हैं। ये सेंसर्स, ये जर्नल का नाम है सेंसर्स। तो मैं इसको कंट्रोल सॉरी ये जर्नल कंट्रोल F सेंसर्स बायो सेंसर्स है। नेक्स्ट सेंसर AC सेंसर्स है, हमारे पास हमें अकेला सेंसर चाहिए। नेक्स्ट IEEE जर्नल सेंसर्स, ये अकेला सेंसर है जी। इसका अब गौर करें कि ये हमारे पास रिकॉर्ड मिला है सेंसर्स के नाम से। तो ये इसका इम्पैक्ट फैक्टर है जी 2.475। ये जो रेड कलर का आपको नज़र आ रहा है 2.475 इसका इम्पैक्ट फैक्टर है। और इसको अगर आपने कंफर्म करना हो तो आप यहाँ पर सिंपल लिखें सेंसर्स, गूगल में जाएं, सेंसर्स इम्पैक्ट फैक्टर। ये सेंसर का इम्पैक्ट फैक्टर 3.031 हो चुका हुआ है। तो अगर आप उनकी वेबसाइट पर जाकर देखेंगे तो ये ज़्यादा इंटरनेशनल पीयर रिव्यूड जर्नल। ये आप देखें ये कितना अच्छा इम्पैक्ट फैक्टर है। और इसके अंदर सिर्फ आपने एक रिव्यू किया है पेपरों को, ऑलरेडी जो काम हुआ हुआ है आपने सिर्फ उसको मैनेज करके ज़रा सही तरीके से प्रेजेंट कर दिया है, डिस्कस कर दिया है, उनका कंपैरिजन कर दिया है चीज़ों को, उसमें से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की है। तो आपका कितनी एक पब्लिकेशन आ चुकी है, बन चुकी है। तो ये अच्छा जर्नल है। अच्छा, अब अगला स्टेप है HTC रिकग्नाइज्ड है कि नहीं है। तो गूगल में जाएं, अंकल गूगल हमारी काफ़ी हेल्प करते हैं। यहाँ पर आप लिखें HTC फार्मूला फॉर आइडेंटिफाइंग रिकग्नाइज्ड जर्नल। रिकग्नाइज्ड, मैं लेट के लिख रहा हूँ असल में, मैं आज बहुत आ गया हूँ। रिकग्नाइज्ड जर्नल जी, ये देखिए ये है HEC फॉर स्टूडेंट फॉर फैकल्टी फॉर यूनिवर्सिटीज़, PhD जॉब्स पोर्टल फॉर यूनिवर्सिटीज़, मॉनिटरिंग एंड एवैल्यूएशन डिवीज़न। अब इसमें अगर आप जाएं मॉनिटरिंग एंड एवैल्यूएशन डिवीज़न में तो यहाँ आप लिख सकते हैं HEC services for university, this one number of services design जी, it is taking time। ये देखें HEC recognized journal
आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाके HEC रिकग्नाइज जर्नल, ये पहले भी आया था। तो ये आपके पास rjsonline@tc.gov ये एप्लीकेशन बनाई है जहाँ से आप जर्नल से आप उसकी रिकग्निशन पता कर सकते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाएं और HEC यहाँ आप अपना यूज़र आईडी देंगे, लॉगिन करेंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से हायर एजुकेशन कमीशन सेशन, तो मैं इसे अपना लॉगिन करता हूँ HEC का दिया हुआ जो मेरे पास है। तो ntu.edu.pk, मेरे ख्याल आप लोगों को ये एक्सेस नहीं होगी, तो इसमें मुझे पासवर्ड जो है ना ये ISS नंबर नहीं, मेरा ख्याल इसको मुझे एक्सेस नहीं है, तो ये मैं डॉक्टर साहब से बात करूँगा। बहरहाल ये आप नहीं जान सकते, HEC रिकग्नाइज नहीं है। बस जर्नल याद रखें, जितने भी JCR इम्पैक्ट फैक्टर के जर्नल होते हैं ये मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये वाली लिस्ट में आपसे शेयर कर दूंगा। इसके अंदर जितने भी जर्नल होते हैं उसका इम्पैक्ट फैक्टर बेशक 0.001 भी क्यों ना हो, अब आप नोट कर रहे हैं कि ये वो HEC रिकग्नाइज जर्नल होता है। सिंपल ये सादा फार्मूला है, लेकिन उसकी कैटेगरी क्या है, वो फार्मूला जो है ना HEC का होता है। ये अभी फिलहाल का नॉट अवेलेबल, ये देखें, इसका अगर किसी का इम्पैक्ट फैक्टर है 0.005, तो ये जर्नल का नाम है वो पता नहीं, मुझे तो पढ़ा भी नहीं जा रहा, वो चिबनलिटी फॉर पता नहीं ये कौन सी ज़ुबान में लिखा हुआ है, एब्रिकेशन। ये जो जर्नल है आपके पास, इस जर्नल के अंदर जो है ना वो 0.005 इम्पैक्ट फैक्टर है, बट इट इज़ रिकग्नाइज बाय HEC। एनीवे, तो ये मैं आपसे शेयर कर दूंगा, इससे आप HEC रिकग्नाइज जर्नल बन सकता है। इम्पैक्ट फैक्टर अगर JCR है तो HEC रिकग्नाइज, यस HEC रिकग्नाइज्ड। तो नेक्स्ट टेबल की इंफॉर्मेशन के अंदर हमारे पास जो है वो ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बता दिए, ऑब्जेक्टिव कैसे आप फाइंड आउट करेंगे एब्स्ट्रैक्ट में से। और मेथोडोलॉजी जो है वो ये आप सिंपल अपने अल्फाज में लिख सकते हैं कि दे डाउनलोडेड द पेपर एंड कौन कौन से पेपर लिए उन्होंने, वो आपका जो टेबल था वो वहाँ से आपको पता लग सकता है किस किस प्रोजेक्ट को उन्होंने टारगेट किया है। लास्ट वो शुरू में बता दिया कि हमारे पास जो है ना वो लेटेस्ट जो पेपर थे वो हमने डिस्कस किए हैं। ये शुरू में ही उन्होंने टारगेट लिया है कि जो लेटेस्ट पेपर 2013 तक इन्होंने काम किया था, तो वो प्रोजेक्ट्स जो है ना वो उसका एक टेबल हमने नीचे देखा था। ये है स्मार्ट टेक्सटाइल प्रोजेक्ट्स, उन्होंने इस प्रोजेक्ट से यानी ये पेपर जो है ना वो लिए हैं। तो आप बता सकते हैं कि आपके पास इनकी मेथोडोलॉजी क्या थी। इन्होंने सिंपल वो डाउनलोड किए हैं पेपर्स और उन पेपर्स को जो है ना वो पढ़ा है। बहरहाल इधर इन्होंने अगर मेथोडोलॉजी डिस्कस की है कहीं, तो हम इसको भी सर्च करते हैं, मेथड नेक्स्ट, क्योंकि बाज़ पेपर ने मेथोडोलॉजी भी कहा होता है और मेथड भी कहा होता है लफ्ज़। तो लेट्स सी इन्होंने डिस्कस की है। प्रीवियस recent insight into the novel fabrication methodologies, discussion. The section below has the aim to clarify some features about the materials and methods. तो ये किस तरह जो है ना वो मटेरियल एंड मेथड्स इन्होंने जो है ना वो तरीक़ेकार अख्तियार किया है। ये मटेरियल मेथड इन्हीं प्रोजेक्ट्स के असल में इन्होंने समराइज़ किए हुए हैं। मटेरियल मेथड द पेपर दे डिस्कस्ड, ये इनका मटेरियल मेथड नहीं है बल्कि ये जो पेपर के मटेरियल मेथड्स है ना वो डिस्कस किए हुए उन्होंने। मैंने बताया ना ये बड़ा आसान तरीका होता है, किसी का पेपर पकड़ा, आप उनकी चीज़ें जो है ना वो समराइज़ कर दें और उसको कंपेयर कर लें और जनाब उसको हेडिंग्स देकर और बेहतरीन किस्म की ये करें, और फिर होता तो मेहनत का काम है लेकिन ये एक पब्लिकेशन आपकी बन जाती है इजीली। आ गया, ये कंक्लूजन आ गया है, आउटलुक है, ये हमने पहले डिस्कस करी। बहरहाल
मेथोडोलॉजी में आप कह लें कि डाउनलोडेड द प्रोजेक्ट्स 10 प्रोजेक्ट्स एंड दे 10 है 15 है कितने उस टेबल में है, तो आप वो मेथोडोलॉजी ले सकते हैं कि उन्होंने पेपर्स पढ़ा। रिजल्ट्स जो है ना वो आप कंक्लूजन और रिजल्ट्स तकरीबन उनके सेम हैं, तो यू कैन रिपीट हेयर, लेकिन जो रिसर्च पेपर होगा उसका कंक्लूजन आप ये एग्जाम में भी पढ़ सकते हैं। तो जो है ना जो उनके रिजल्ट्स आए हैं और जो उनके जो रिजल्ट्स का पैराग्राफ होता है उसको आपको पढ़ना पड़ता है थोड़ा सा। कंक्लूजन और रिजल्ट छोटे होते हैं जो भी रिसर्च पेपर के होते हैं, तो उसको आपको क्विकली पढ़ना पड़ता है अगर आपको एब्स्ट्रैक्ट से चीज़ें ना मिले। चलें जी, अब एक हम जो है ना वो देखते हैं अगला स्टेप हमारा, एक हम साइंटिफिक पेपर लेते हैं और उस साइंटिफिक पेपर से हम कोशिश करते हैं कि हमारे पास जो है ना वो किस तरह चीज़ें हमें लिखते हैं। डाउनलोड करते हैं, लेट्स डाउनलोड इट गूगल स्कॉलर scholar.google, ये होना चाहिए हमें scholar.google जी। तो हमने लिखा था स्मार्ट टेक्सटाइल्स, फिर हमने इसको किया था फिल्टर, इट इज टेकिंग टाइम, ये गूगल स्कॉलर में नहीं खुला, एक मिनट, स्कॉलर ये नाउ इट इज scholar.google.com, yes, Google Scholar now smart textiles, और फिर यहाँ पर आप लिखें कस्टम रेंज 2010 से लेकर 2020 तक 2020, तो सर्च। ये पहला हमने पेपर ये देखा। दूसरा पेपर हमने देखा है ये जी स्मार्ट टेक्स्ट चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ 2012 में आया। ये चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ ये भी इट्स अ टाइप ऑफ रिव्यू पेपर, तो इसका नाम ही बता रहा है कि रिसर्च जो है ना वो मॉडल स्मार्ट टेक्सटाइल, ये मे बी इसने कोई मॉडल डिस्कस किया हो जी। यही बात निकली है कि स्मार्ट टेक्सटाइल रिसर्च रिप्रेजेंट्स अ न्यू मॉडल फॉर जनरेटिंग क्रिएटिव एंड नोवेल सॉल्यूशंस फॉर इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स इनटू अनयूजुअल। तो इसको आप फिल वक्त स्किप कर जाएं। वो इलेक्ट्रॉनिक फाइबर विद सेंसिंग, ये दिस इज़ द गुड पेपर, ये मेरा ख्याल एग्जाम ने भी डिस्कस किया हुआ है। तो क्लिक ओवर हेयर, ये जो विले ऑनलाइन लाइब्रेरी होती है, इट्स ऑफ गुड जर्नल। It's taking time, too much time. जी आप देखिए ज़रा जी। तो ये वोवन इलेक्ट्रॉनिक फाइबर्स विद सेंसिंग द डिस्प्ले फंक्शंस ऑफ स्मार्ट टेक्सटाइल्स। तो ये पीडीएफ पे क्लिक करें। अच्छा जी, अब ये आपका जो मसला था कि कोई पेपर डाउनलोड नहीं होता तो उसको डाउनलोड कैसे करते हैं। तो अब आप ये जब आपने इस पर क्लिक किया है तो ये जब परचेज़ का आ गया गेट फुल एक्सेस, तो इंस्टीट्यूशन लॉगिन करें, परचेज़ करें, तो आप ये सिंपल हाइपर लिंक जो ऊपर आपका होता है, ये जो एड्रेस है वेब एड्रेस Ctrl+C इसको लें और आप SC इस पर क्लिक करके आप एक वेबसाइट खोलें sci-hub.sc। तो इसको जो है ना वो साइंस हब कहते हैं। अगर ये खुल गई, क्योंकि ये चेंज करते रहते हैं, ये आपको हेल्प कर देते हैं, पेपर जो है ना वो ढूंढ कर ला देते हैं जो पैसे वाला पेपर होता है। तो लेट्स सी, माय नेट इज़ बिट स्लो टुडे। शाम को क्योंकि लोड हो जाता है, नेट सारे लोग यूज़ कर रहे होते हैं, इसलिए ये नेचुरली स्लो हो जाता है। तो दुआ करें ये नेट चल जाए, वरना हमारा काम अधूरा रह जाएगा। नहीं, ये अभी इसमें इनको मना हो गया है, फॉरवर्ड हो गया। तो गूगल में जाएं, गूगल में जाने के बाद यहाँ लिखे साइंस हब
तो ये इनका नया एड्रेस है साईं साहब का, इसको क्लिक करें। ये साईं साहब, ये बस निशानी याद रखें, जो आपने यूआरएल कॉपी किया हुआ है वो यहाँ पर पेस्ट करें और ओपन करें इसको। तो सी द मैजिक, अभी तो एरर शो कर रहा है। यस, ये देखिए आईपी ब्लॉक्ड, ये एक्सेस फ्रॉम योर आईपी एड्रेस हैज़ बीन ब्लॉक्ड, प्लीज़ कॉन्टैक्ट योर लाइब्रेरियन फॉर असिस्टेंस। फिलवक्त ये उसको ब्लॉक किया गया है विले को। बहरहाल अगर ये पेपर आपको नहीं मिल रहा, नो प्रॉब्लम, लीव इट एंड फाइंड अनदर पेपर। ये आप अपने टीचर्स को कह देते हैं, अपने दोस्तों को कह देते हैं, हमारे पास डिजिटल लाइब्रेरी की एक्सेस भी है, आप वहाँ से भी ट्राई कर सकते हैं। तो इसके लिए फिर बेहतरीन तरीक़ेकार ये है कि आप वापस जाएं, टाइम वेस्ट करने की बजाय। जब तक ये आप दोस्तों से कहेंगे टाइम ज़ाया होगा, फिर भी अगर कोई ज़रूरी पेपर हो तो आप इस तरह शेयर कर सकते हैं। तो अब अगला पेपर देखते हैं। हमारे पास जो है वो है फोटो वोल्टिक फाइबर डिज़ाइन फॉर अ स्मार्ट टेक्सटाइल। तो इससे भी कोई लेटेस्ट पेपर पढ़ते हैं 2016 में। ये है कार्बन, चलो पहले ये आसान पेपर ही पढ़ लेते हैं। रोड मैप ऑन स्मार्ट टेक्सटाइल्स के ऊपर 2017 में पेपर आया स्मार्ट टेक्सटाइल के ऊपर। यूजर नेम, रजिस्टर्ड नेम्स, ट्रेडमार्क्स, ओवरव्यू ऑफ द व्यू, ये ओवरव्यू है वो वेरिएबल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड स्मार्ट टेक्सटाइल्स। यही ज़्यादा बेहतर लग रहा है मुझे। रोड मैप ऑन, एक मिनट, ये पेपर ही डाउनलोड करते हैं। ये PDF भी इसकी अवेलेबल है, सेज जर्नल है, दैट्स गुड। इम्पैक्ट फैक्टर इसका वो देखिए सामने नज़र आ गया 1 पॉइंट, ये जर्नल 1.6 है। तो टेक्सटाइल रिसर्च जर्नल, तो आप फ़ौरन जाकर इसको देख लें। टेक्सटाइल रिसर्च जर्नल, कंट्रोल F, टेक्सटाइल रिसर्च जर्नल। आई थिंक यू आर गेटिंग बोर, बट डोंट वरी, ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी करके हम सीखते हैं। अगर हम लाइव क्लास में होते तो ज़्यादा फ़ायदा होता, क्योंकि मुझे वीडियो तकरीबन आधा घंटा वीडियो को फिर बाद में रेंडरिंग वीडियो में लग जाता है, वीडियो को कन्वर्ट करने में MP4, फिर आपको भेजने में भी टाइम लगता है, तो अपलोड करने में भी बहरहाल मेरा काफ़ी टाइम लग रहा है। कोई बात नहीं, मैं उम्मीद करता हूँ आपसे कि आप इसमें पूरी दिलचस्पी से काम करेंगे। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे फिर मैं आपको ये हेल्प नहीं किया करूँगा, बिकॉज इट इज़ ओनली फॉर योर हेल्प, इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ आवर माई ड्यूटी। लेकिन ये मोहब्बत है, आप लोगों के साथ शफ़क़त है, अपने बच्चों के साथ जिस तरह टीचर को होती है, इस वजह से मैं मेहनत करा रहा हूँ आपको। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको ज़ाया नहीं जाने देंगे। टेक्स्ट नेक्स्ट। टेक्सटाइल रिसर्च जर्नल, टेक्सटाइल रिसर्च जर्नल, मेरा ख्याल सर्च ही कुछ और कर रहा है, हम कुछ और सर्च करना चाह रहे हैं। टेक्सटाइल को सिर्फ हम सर्च करते हैं। Yes, Textile Research Journal, it has impact factor 1.54 18 के अंदर। तो अब उनकी वेबसाइट पर कंफर्म हो चुका है, इट इज़ इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल। तो आप इसको जो है ना वो PDF के लिए यहाँ से आप एक्सेस ऑप्शन, तो अब वापस जाएं। वो PDF का इशारा साथ में दे रहा था, ये जर्नल था ये, क्या आपको इसको PDF को इसको क्लिक कर दें आप, academia.edu पर इसकी PDF पड़ी हुई है। कुछ लोग जो है ना अपना पेपर academia पर भी रख लेते हैं, कुछ लोग कोई और लोग भी रख लेते हैं, जिसमें जो है ना वो ये देखें टेक्स्ट। तो ये इसको डाउनलोड करें,
मुख्तसर सा पेपर है 10 पेजेस का, तो इसको कोशिश किया करें अब इसके ईयर के साथ इसको डाउनलोड कर लें। तो इट्स ईयर वाज 2010 आई थिंक। जी, तो मैं इसको यहाँ से बंद करता हूँ। मैं वहाँ से खोलता हूँ जो आपके फोल्डर से। जी पढ़ें इसको जी। स्टार्ट इन दिस पेपर एक्टिव photovoltaic fiber consisting of non-layers of polymer-based organic compounds are presented। तो ये इसने बताया कि क्या हम प्रेजेंट कर रहे हैं। Flexible solar cell including a polymer-based mode, two different nanomaterial in bulk heterojunction blends as the light absorbing materials and a semi-transparent cathode to collect the electronics was formed by coating these material into flexible film। अच्छा जी, ये यहाँ पर बताया गया है कि मकसद क्या था, इसको प्रेजेंट करना था, किसी चीज़ को उन्होंने प्रेजेंट किया है। क्या प्रेजेंट किया है कि इस पेपर को ये ऑब्जेक्टिव है एक्चुअली इन दिस पेपर द एक्टिव, यानी उनका मकसद क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रेजेंट समथिंग। क्या प्रेजेंट किया उन्होंने, एक्टिव फोटोवोल्टिक फाइबर कंसिस्टिंग ऑफ नैनो लेयर्स ऑफ पॉलीमर बेस्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये उन्होंने प्रेजेंट किए हैं इस पेपर के अंदर। तो ये इनका ऑब्जेक्टिव है कि प्रेजेंटेशन उन्होंने बतानी है कि हमने ये कोई चीज़ आपसे शेयर की है। तो आगे उसके बाद ये मेथोडोलॉजी शुरू हो जाती है यहाँ से। अ फ्लेक्सिबल सोलर सेल इंक्लूडिंग सो टू डिफरेंट नैनो मटेरियल्स इन बल्क सो ब्लेंड्स एट हाई अब्जॉर्बिंग मटेरियल्स एंड अ सेमी ट्रांसपेरेंट कैथोड टू कलेक्ट द वाज फॉर्म्ड। ये वाज फॉर्म्ड जो है ना, ये मेथड है इनका सारा। बाय कोटिंग, ये देखें तरीक़ेकार बताया, बाय कोटिंग दीज मटेरियल इनटू फ्लेक्सिबल। तो यहाँ आपने सिंपल कॉपी करना है, सिंपल कॉपी करना है और इसको वहाँ पेस्ट करना है। उर्दू में तर्जमा करते जाएंगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। देखिए पहली दफ़ा पढ़ेंगे कोई समझ नहीं आएगी, दूसरी दफ़ा पढ़ेंगे थोड़ी बहुत समझ आएगी, तीसरी दफ़ा पढ़ेंगे तो यू वुड बी सक्सेसफुल, आई गारंटी यू। जब मैं एंटी कैंसर ड्रग्स के पेपर पढ़ता था, मैं आपको एक झलक दिखाता हूँ अपने जो पीएचडी की रिसर्च थी। लेट्स सी पीएचडी, वेयर इज़ माय पीएचडी। तो ये मेरा पूरा फोल्डर है पीएचडी का, ये पीएचडी। तो मैं आपको एक झलक दिखाता हूँ। ये फर्स्ट सेमेस्टर है, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर है, कोर्स वर्क है, ये रिसर्च पेपर्स, माय रिसर्च पेपर्स हैं जो मेरे अभी पब्लिश हुए हैं 12 पीएचडी में से। तो ये रिव्यू पेपर्स हैं, ठीक है जी। ये उस वक्त, यानी ये उस वक्त जब बच्चे होते थे, पहले सेमेस्टर में नए नए हम चीज़ें शुरू की थी जी। अच्छा जी, आगे जी रिसर्च वर्क शुरू हो गया। रिसर्च वर्क के अंदर अब देखें, ये जो है ना वो आगे ब्रेस्ट कैंसर रिसर्च के ऊपर अलग से आर्टिकल्स हैं, इसमें नहीं है मेरा ख्याल, ट्रांसफ़र कर दी हुई मैंने। ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर जो है ना वो अलग से हैं। ब्रेस्ट कैंसर के तो जो पीएचडी जो लिटरेचर था वो अलग से है, ये सारा, ठीक है जी, ये सारे जर्नल। तो कोई एक पेपर खोलते हैं बिलफर्स, तो मैं ये पेपर खोल लेता हूँ। अब ये देखें, ये पेपर ओरिजिनल आर्टिकल है और क्या है, एडिक्शन टू IGF-2, ये जीन्स के नाम है, सर्किट फॉर मेंटेनेंस ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर स्टेम लाइक सेल्स। तो अब ये मैं अब इसको पढ़ना शुरू करता हूँ। ये ज़रा गौर कीजिएगा, सिर्फ एक चीज़ सिखाने के लिए। अब गौर करें, अगर आप बिलफर्ज एमएस के स्टूडेंट हैं, पहली दफ़ा पढ़ रहे हैं, बायो है और कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर को कैसे पढ़ेंगे जी। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, न्यूक्लियर फैक्टर के भी, यहाँ तक इसका मतलब नाउन है, यहाँ तक क्या इसका नाउन है, इसका मतलब इसकी बात हो रही है, इस सारे की बात हो रही, किसकी बात हो रही, यहाँ तक नाउन है, सब्जेक्ट है, इसकी बात हो रही। हैज़ इम्पोर्टेंट रोल्स, किसके अंदर रोल्स के इंपॉर्टेंट होते हैं, फॉर ट्यूमर जेनेसिस। अब ट्यूमर जेनेसिस क्या होता है, ट्यूमरी जेनेसिस क्या होता है, एंजियोजेनेसिस और ट्यूमरी जेनेसिस, ये टर्म आपको अब सीखनी है जिस तरह मैंने सीखी है। मैं मिसाल दे रहा हूँ,
फिर बट हाउ इट रेगुलेट्स, इसका मतलब इट इसी की बात हो रही है, इट रेगुलेट्स कैंसर स्टेम सेल्स, ये उसने कैंसर स्टेम सेल के लिए शॉर्टकट यूज़ कर लिया, रिमेन्स लार्जली अनक्लियर। अब इसको एक दफ़ा पढ़ा आपने, थोड़ी समझी, दूसरी दफ़ा पढ़ा फिर थोड़ी समझी, तीसरा पढ़ के आपको पता लग ही जाता है। आगे वी, ये देखिए ना, ये तो उसने इंट्रोडक्शन दिया, वी आइडेंटिफाइड, हमने आइडेंटिफाई किया, ये ऑब्जेक्टिव बताया, लाइक ग्रोथ फैक्टर इज़ अ की टारगेट ऑफ दिस जीन एक्टिवेटेड बाय HER2 और HER3 सिग्नलिंग पाथ के नाम है टू फॉर्म ट्यूमर स्फीयर्स इन ब्रेस्ट कैंसर सेल्स। तो ये आप जो उन्होंने मेथोडोलॉजी यूज़ की, जो उन्होंने काम किया, वो शेयर किया आपसे ऑब्जेक्टिव्स। और फिर ये रिपीटेड जो है ना, वाज एक्सप्रेस्ड एट द हाई, ये रिजल्ट्स उसने शेयर कर दिया आपके साथ। ठीक है जी। अब एक दफ़ा पढ़ने से कोई पता नहीं लगेगा, दूसरी दफ़ा पढ़ने से कोई पता नहीं, तीसरी दफ़ा तो आपको लाजमी समझ आनी शुरू हो जाएगी। जब आप उसको छोड़ देंगे ना, हाय बड़ा मुश्किल, हाय इतनी मुश्किल टर्म है, हाय ये मैं कैसे, हाय हाय करके ना बेड़ा गर्क कर लेते दिमाग का। याद रखिए, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस तबाह हो जाता है जब आप अपने आप को ये कहते हैं नहीं मुझे नहीं आता, बहुत मुश्किल है। जब आप अपने दिमाग को खुद ही कह देंगे नहीं आता, तो फिर वो दिमाग आपका स्किल्स जो है ना बंद हो जाए। लेकिन आप कहें नहीं यार कोई नहीं, ये भी इंसानों ने लिखा है, कोई नहीं, चलो मेरी फील्ड नहीं है, लेकिन पढ़ने की में क्या हर्ज है, पढ़ तो लूँ ज़रा, क्योंकि ये रिसर्च के लिए बहुत ज़्यादा एम्फसाइज किया जाता है, तो उसको इतना आसान करके पेश करें कि टेक्निकल बंदे को भी समझ आए, नॉन टेक्निकल लोगों को भी समझ आए। बहरहाल इसको इस तरह फिर आप, ये अब्स्ट्रैक्ट होता है, ये इंतहाई टेक्निकल होता है, तो सादा भी होता है सम टाइम। तो ये आपके पास जो है इसको आप पढ़ेंगे। अब देखें ये पेपर मैंने पढ़े हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इनमें चीज़ें स्कीम की हुई हैं, ऐड की हुई हैं, पढ़ने के बाद इनको फिर चीज़ें शामिल की हुई हैं। तो वक्ती तौर पर तो लगता है चक्कर आ जाता है कि ये चूहों के साथ, माइस के साथ मैंने भी काम किया है, तो फिर सिमुलेशन मॉडलिंग की है उसकी, फिर माइस को ओरिजिनल जो है ना वो हमारे टीचरों ने, उसका जो मेरे साथ थे कोप सुपरवाइज़र वो थे, उन्होंने माइस के ऊपर तजर्बे करके मुझे वहाँ से रिजल्ट दिए, मैंने अपने जो है ना वो सिमुलेशन मॉडलिंग के रिजल्ट उसके साथ कंपेयर किए। अच्छा जी, ये ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर अब ज़रा गौर करें, मैं क्या आपसे शेयर कर रहा हूँ कि इसी तरह ये पेपर है, तो ये सारे राइटर्स हैं इसके, आप अंदाज़ा करें इतने ज़्यादा इसके ऑथर्स हैं, इतना हाई फाई पेपर। तो आप देखें इस तरह का भी एक स्ट्रक्चर्ड पेपर भी बहुत आसान होता है, इसमें मेथड भी बता दिया उसने, बैकग्राउंड भी बता दिया, रिजल्ट्स भी बता दिए, यहाँ से तो आप सिंपल सिंपल कॉपी पेस्ट कर लेंगे और ये आपको समझ भी आती हैं चीज़ें, एक दफ़ा दो दफ़ा तीन दफ़ा पढ़ेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से चीज़ें गेट करना आप आसान हो जाएगा। तो बिलफर्ज अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप फिर कंक्लूजन से इस तरह हेडिंग बाई हेडिंग आप चीज़ें पढ़ सकते हैं। एक दो दफ़ा सरसरी नज़रों से जब आप पढ़ेंगे तो एक दफ़ा समझ नहीं आएगा, दो दफ़ा समझ नहीं, तीसरी दफ़ा समझ आ जाएगा आपको। लेकिन जब आपने इधर से पढ़ना है ना, तो इधर से सरसरी नज़रों से पढ़ना, याद रखें। इधर से आपने अब्स्ट्रैक्ट को आपने लफ्ज़ बाय लफ्ज़ पढ़ना है, अच्छी तरह पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, तीन तीन दफ़ा पढ़ें एक एक लाइन को। लेकिन जो अंदर से पेपर पढ़ना शुरू करना है ना, आपको अगर अब्स्ट्रैक्ट से कुछ चीज़ नहीं मिल रही तो जस्ट वंस, बस जितना समझ आ जाए ठीक है, जो ना समझ आए जस्ट स्किप इट, क्योंकि आपका टारगेट क्या है इस असाइनमेंट के लिए वो आपके जहन में होना चाहिए। टारगेट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। अच्छा जी, हम किस पेपर के बारे में बात करें, तो मैंने अपनी एग्जांपल देनी शुरू कर दी मुश्किल टर्म की। ये देखिए, यहाँ से आपने उठाया, उसके बाद आपने देखना शुरू किया कि ये जो है ना आगे रिजल्ट्स डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है जी, और फिर उसके बाद उसने फाइनली कंक्लूजन निकाला, आखिरी लाइन नॉर्मली कंक्लूजन होती है। ये देखें, द फैब्रिकेशन इश्यूज एंड ऑल्सो पॉसिबल स्मार्ट टेक्सटाइल एप्लीकेशंस ऑफ दीज फोटोवोल्टाइक वोल्टेइक, ये मुझे तो तलफ़ुज़ ही नहीं आ रहा इसका, फोटो वोल्टेइक। जब मैं साइक्लोफॉस्फेमाइड और साइक्लोफॉस्फेमाइड दवाई का नाम है, अपनी टर्मिनोलॉजी पहली दफ़ा पढ़ता था तो मेरे तो मुंह पर नहीं चढ़ती थी, तो इसका तरीक़ेकार मैंने आपको बताया है। तो इसको इंस्टॉल करें, तो आपने ये एक्सटेंशन लोड कर ली हुई है, इसको यहाँ लिखें। आप कहें कि प्रोनाउंसिएशन जो है ना, ये क्यों देख रहे हैं, ये पढ़ने में आपको हेल्प करता है, आप इसमें परेशान नहीं होना, ये मेरा तजर्बा है। आपको प्रोनाउंसिएशन पता होना चाहिए, समझ आ जाती है चीज़ की। फोटोवोल्टेइक, फोटोवोल्टेइक जी, फोटोवोल्टेइक जी, फोटोवोल्टेइक फाइबर्स वर डिस्कस्ड। ठीक है जी, तो ये उन्होंने यहाँ पर बताया कि हमने जो प्रेजेंट किया और ये डिस्कस किया है। बहरहाल तो इस तरह आप इसको स्कीम कर सकते हैं। तो मैं आखिरी बात बताया कि जब इधर से अंदर से पढ़ना शुरू करना है, अगर कोई चीज़ नहीं मिली तो आप फ़ौरन यहाँ से जो है ना वो
ये देखें, ये उसने है टेक्स्ट रिसर्च जर्नल, ठीक। उसने बताया कि किस तरह ये चीज़ें हीट अप हुई, किस तरह रिजल्ट्स एंड डिस्कशन। ये रिजल्ट्स यहाँ से आप अगर नहीं मिल रहे तो यहाँ से आप रिजल्ट्स जस्ट रीड वंस, और इस तरह पढ़ें जैसे आप बहुत बोर हो चुके हैं। जनरली टेक्सटाइल बेस्ड मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग फाइबर, बस इस तरह सरसी पार्ट इन दिस स्टडी कंसिडरिंग द नॉन। अच्छा जी, इसको स्कीम, अच्छा जी, आगे आगे रिजल्ट्स आना शुरू हो गए ये कि वी कंक्लूडेड दैट या वी ड्राइव्ड दैट, इस तरह, ठीक है ना। ये देखिए, इन दिस स्टडी कंसिडरिंग द नॉन ट्रांसपेरेंट पीपी मोनो सब्सटेंस फाइबर्स, ठीक है जी, टॉप इलेक्ट्रॉनिक अप्रॉक्सीमेटली दिस थ्रू विच द लाइट इज दिस the ITO layer was not used in this, ठीक है जी। लेयर हैविंग, इसको ये एक दफ़ा पढ़ें, बात जितनी की समझ आती है उसमें से रिजल्ट्स आप फाइंड आउट कर लें। अच्छा जी, अब आपने ये कह रहे होंगे कि सर ये क्यों पढ़ा रहे हैं, ताकि आप एक दफ़ा डोमेन में से गुजर जाएं, क्योंकि मेरा टारगेट है कि आप लोग टेक्सटाइल के ऊपर हम कुछ करेंगे इंशाल्लाह ताला, टेक्सटाइल के ऊपर। तो पहला टॉपिक हमारा ये है स्मार्ट टेक्सटाइल्स, एक दूसरा टॉपिक भी है, तो हमारे पास जो है ना वो कंप्यूटर साइंस के हवाले से हम टेक्सटाइल के साथ मिलकर क्या काम कर सकते हैं। तो इसके अलावा आप लोगों का इंटरेस्ट भी मैंने आज जान लिया है, वो भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो यूँ आपने, मैं दोबारा बताऊँ स्कीमिंग कैसे करनी है, आपने जस्ट एक दफ़ा पढ़ना है इसको, और स्टार्ट को 3-3 दफ़ा गौर गौर से एक एक लाइन का तर्जुमा करें उर्दू में। और जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं उनको लफ्ज़ बलफ़ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको स्किप करें जस्ट। अच्छा, अगले अब मैं पॉइंट्स आपके डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि जो आप कह रहे थे पेपर डाउनलोड करने का, मैंने साइंस साहब का तरीका बताया आपको, या academia.com है, या दोस्त को मेल कर सकते हैं आप कि यार ये पेपर ढूंढ दो। वो दोस्त जो ऑलरेडी जो है ना वो आपकी दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, या अपने किसी टीचर को कह सकते हैं आप, और उसमें से मटेरियल निकालना मैंने बताया आपको कि आप स्कीमिंग करते हुए मटेरियल को निकालते हैं। फिर उसके बाद अगले जनरल क्वेश्चंस हैं। जनरल क्वेश्चंस के लिए मैं जनरल डिस्कशन में जवाब देना चाहूँगा आपको। पहला है कि कौन से पेपर है कि आपको एक अच्छी रिसर्च डोमेन मिल जाए। पहले तो आपने सोचना है कि मुझे क्या आता है। सबसे पहला क्वेश्चन अपने पास करें, आपको प्रोग्रामिंग आती है, आपको नेटवर्किंग आती है, आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग थ्योरेटिकल चीज़ें आती हैं, मॉडलिंग आती हैं चीज़ों की, आपको क्या आता है अभी तक, आपका इंटरेस्ट किस में डेवलप हुआ हुआ है, आप क्या करना चाहते हैं, आपके पास दिमाग में एक कोई क्लिप होगा कि यार मुझे ये आता है। अपनी स्किल को पहले सोचें, स्टेप नंबर 1। अगर आप बिलफर्ज मैंने सोचा यार मैंने कोई अप्लाइड काम करना है ताकि फ़ायदा हो माशरे में, मैंने अच्छा जी क्या अप्लाइड करना है, मैंने कंप्यूटर साइंस को अप्लाइड करना है, किस तरह अप्लाई करना है, मुझे प्रोग्रामिंग आती है थोड़ी बहुत, चलो ठीक है जी प्रोग्रामिंग आती है, तो फिर किस तरह अप्लाई करेंगे जी प्रोग्रामिंग में। प्रोग्रामिंग में ये अपने आप से आपने क्वेश्चंस करने, ठीक है जी। मैं कोई जो हार्ट इश्यूज़ हैं अप्लाइड साइंसेस के, उसमें देखूँगा हार्ट इशू सबसे ज़्यादा होता है। मेडिकल इश्यूज़ में सबसे ज़्यादा बीमारियां कैंसर की हैं, डिमोलिक हैं, जो बहुत ज़्यादा जो है ना वो तवज्जो की तलबगार होती हैं। चले ठीक है जी, कैंसर डिसाइड कर लिया, कैंसर की कौन सी टाइप जिसका डाटा अवेलेबल हो, मेलानोमा अवेलेबल नहीं है, ठीक है जी। प्रोस्टेट कैंसर वो भी थोड़ा होता है। ज़्यादा कैंसर सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है, ब्रेस्ट कैंसर पाया जाता है, ओके जी ब्रेस्ट कैंसर मैंने डिसाइड कर लिया। तो यूँ आपकी डोमेन आहिस्ता आहिस्ता सेलेक्ट होनी शुरू होती है। फिर आप जब ये सोच लेते हैं, एक फील्ड सोच लेते हैं, एक एरिया सोच लेते हैं, तो फिर उसके बाद आप फाइनल करना शुरू करते हैं कि आप किस तरह जाएंगे। तो मैं आपको जो है ना वो इस तरह सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के, ये अप्लाइड रिसर्च की मैंने एग्जांपल दी, अपनी जो रिसर्च की एग्जांपल दी कि किस तरह मैं इस नुक्ते पर पहुंचा। और फिर उसके मतलब का पेपर पहले मैंने बेसिक्स पढ़ना शुरू की पेपरों से पहले कि व्हाट इज़ कैंसर, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कैंसर, व्हाट आर द ट्रीटमेंट्स अवेलेबल फॉर कैंसर, ठीक है ना। जनरल बातें मैंने पढ़ना शुरू की, फिर कैंसर की टाइप्स, फिर दवाइयों के नाम, फिर आहिस्ता 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 ऐसा चीज़ें, फिर हॉस्पिटल विजिट करने शुरू किए, फिर डाटा कैसे पढ़ते हैं, डॉक्टरों की लिखाई कैसे समझते हैं, उनसे एक दो डॉक्टरों से मिलकर समझा, बड़ी मुश्किलों से बहरहाल मसाइल हुए। तो ये अनकम्फर्टेबल जोन होता है और एक होता है कंफर्टेबल जोन। ये दोनों अगर आप अपने ही फील्ड में करें तो उसमें आपको बड़ी मुश्किल से कुछ अचीवमेंट होती है, लेकिन जो अप्लाइड साइंस होता है उसमें जल्दी आप अचीव कर लेते हैं क्योंकि काम इस तरह थोड़ा हुआ होता है। अच्छा जी, आपने फिर ये आइडिया लिया, ये आइडिया जो होता है ना कि मैंने करना क्या है, मैंने स्किल कौन सा ले, उस आइडिया को लेके आप चलते हैं। आपका विजन होता है कि मैंने अप्लाइड काम करना है, मैंने फ़ायदे का काम करना है। एक विजन होता है मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को मॉडल बनाना है। एक विजन होता है मैंने जनाब कोई टेक्सटाइल के अंदर कोई ऐसा काम करना है कि मैं कुछ अलग से करूँगी जिसकी वजह से टेक्सटाइल वाले कहें कि वाह वाकई जन यार काम हुआ और टेक्सटाइल वालों को फ़ायदा हो। मसलन मैं एक सेंसर बनाना चाहता हूँ कि जो कपड़ों से निकलने वाले पसीने से बताएगा कि इस वक्त जो है ना वो बाहर का टेम्परेचर कितना है, यानी वो कपड़ों को जज़ब करने की, कपड़े के अंदर
ये एक आइडिया है। कपड़े के अंदर जो है ना वो सेंसर जो है ना वो जिस्म के अंदर जो हीट बढ़ रही है, कम हो रही है, उसको बाहर से आने वाली हीट के साथ कंपेयर करके कपड़े के अंदर जो है ना वो सेंस करवाएगा, कपड़े को सेंस करवाएगा। कपड़ा स्मार्ट होगा और वो ये बताएगा कि अभी बाहर से टेम्परेचर ज़्यादा हो चुका है और जिस्म का टेम्परेचर जितना है, तो जो पसीना आ रहा है वो जज़ब करे कपड़ा या ना कपड़ा जज़ब करे। जज़ब करने वाले फैक्टर्स जो है ना वो ऑन कर दे तो कपड़ा जो है ना वो जज़ब करना शुरू कर देगा पसीना। कपड़ जज़ब करने वाले फैक्टर ऑन ना करे तो वो पसीना जज़ब करना नहीं शुरू करेगा। तो बहरहाल मैं मिसाल दे रहा था आपको इस तरह के आइडियाज़। तो आप कुछ इसके लिए पहले सोचते हैं, फिर उसके लिए देखते हैं यार ये कैसे होगा। मुझे ना डिजिटल टेक्नोलॉजी पढ़नी है, मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़नी है, मुझे लेयर्स पढ़नी है, मुझे ये पढ़ना है कि स्मार्ट टेक्नोलॉजी और नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होते हैं, इसके बारे में मेरा नॉलेज है कि नहीं है। चलो जी, ये एक मुश्किल फील्ड आ गई। चलो जी, अब इसके अलावा आपने सोचना है कि नेक्स्ट आपने किस तरह जो है ना फील्ड के बारे में, जब आप एक दफ़ा फील्ड और एरिया डिसाइड कर लेते हैं, फिर उसके मुतलका जो लेटेस्ट पेपर होते हैं वो पढ़ते हैं और उसमें से फिर मेहनत करना पड़ती है। ये रिसर्च का काम मेहनत का काम है। इसमें असल में रिसर्च सिर्फ डिग्री के लिए करना ये नहीं होता। इसमें आपको थ्रिल चाहिए, इसमें आपको वलवला चाहिए, इसमें आपको कुछ कर दिखाने का शौक होना चाहिए, फिर आप जो है ना वो कुछ हासिल करते हैं। क्योंकि इसमें बाहर बाज़ार लग रहा था कि बहुत मेहनत कर रहा हूँ, पता नहीं रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, लेकिन अल्लाह ताला मदद ज़रूर करते हैं जब आप मेहनत करते रहते हैं। अगला आपका था कि लिमिटेशन और रिसर्च गैप किस तरह फाइंड करते हैं। आपको ये एक्टिविटी नेक्स्ट असाइनमेंट के लिए अगर आप ड्यू कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। नेक्स्ट उसके बाद है जी कि अच्छे स्किल होने चाहिए। डेफिनेटली अच्छे स्किल होंगे आपको तो फिर आप अच्छी डोमेन के, आपको अपनी फील्ड के अच्छे स्किल होने चाहिए। दूसरों का जो डोमेन नॉलेज है वो आप हासिल कर सकते हैं। मिसाल मैं खुद हूँ, देखिए मैंने किस तरह जो है ना वो कैंसर, फिर इतना मुश्किल चीज़ें जो है ना वो थी, वो मेरे लिए फिर आसान होती गई जब मैंने अपनी फील्ड के अंदर मुझे महारत थी। तो मुझे ये पता लग गया कि मैंने उनकी फील्ड में कहाँ गैप है और मैंने क्या, मैं अपना किरदार थोड़ा सा एक कोई ज़र्रा कतरे का जो है ना वो रख सकता हूँ। ईंट का कहना तो ठीक नहीं है, मैं मतलब एक ज़र्रा जो है ना वो जो है ना वो रिसर्च का एक खतरा समझ ले, छोटा सा ज़र्रा एक रखा है जो पहले से मौजूद नहीं था। वो ज़र्रे की कमी थी, वो ज़रा ऐड किया है। बहरहाल इस तरह जो है ना वो आपको अपनी रिसर्च में फील्ड होना ज़रूरी है। आगे स्कीमिंग मैंने बताया है, आपने नीचे पेपर को नहीं पढ़ना होता, स्किप करना होता है। और जो अगले आगे जो आपके टारगेट और रिलेटेड पेपर होते हैं, ये आपका लिटरेचर रिव्यू। ठीक है, पहले काम जब आप एक डिसाइड कर लेते हैं कि मैंने ये काम करना है, फिर वो रिलेटेड पेपर होते हैं।